हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा देखो, जैसे आज मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे फिजिक्स किस सब्जेक्ट का पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बेटा इंडियन एयर फोर्स नेवी का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, नेट का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ साथ 11th-12th का भी फिजिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और जो भी बच्चे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर इन सब के वाले बच्चे हैं, वो सब भी इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि बेटा ये सारे वीडियो तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप अभी जानते हैं, पीजीटी का जो है रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट है। ठीक है, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और फिर से मेरा इंटरव्यू लगा हुआ है। नज़दीक प्रॉपर प्रयागराज में कोई कॉलेज मिलेगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही सब चीजें आती हैं। तो जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे उनको तो जरूर पढ़ना है। इसके बाद हमें लगता है कुछ दिन में टीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, फिर अच्छी वैकेंसी आने वाली है। एलटी ग्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है और माध्यमिक से टीजीटी पीजीटी की और जीआईसी की भी वैकेंसी शायद लेक्चरर की आने वाली है, ये सुनने में आ रहा है। और जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा क्लास करेंगे। ठीक है। और जल्दी ही 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम देने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है या जीआईसी लेक्चरर की जो पोस्ट होती है, इसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो भाई आपका 11th-12th का सीरीज स्टार्ट हो गया है। अब 11th-12th के बच्चों को ऐसा कभी कुछ सोचना नहीं है कि छुट्टी होगा या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोरोना आएगा, तो आपका कोर्स अब पीछे नहीं छूटेगा बेटा। जैसा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से सेकेंड से चल रहा है, तो आपका आज 11th के फिजिक्स का लेक्चर 2 है, जो कि आपका टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। डायमेंशन इसके बाद आएगा। तो ये आपका बेटा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया है, मूल बल कितने होते हैं इनके बारे में चर्चा की गई है। बाकायदा आपका ये फिजिक्स बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। किसी को ये नहीं डरना है कि ये उसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है या हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में समझ में आएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में समझ में आएगा। तो आप इसको आसानी से देखिए और आगे बढ़िए। और जो भी बच्चे अभी तक हमारा क्लास किए हुए हैं डिफेंस में सारी चीजें, तो ये बेटा नया है 11th-12th तक, ये सारे बच्चों तक पहुंचाइए, वो भी इसको अच्छे से पढ़ें और अभी से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है। तो चलिए, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे तक शेयर करिए और दूर दूर तक पहुंचाइए। हर बच्चा इसको पढ़े, पढ़ करके इसका फायदा उठाए। ठीक है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं यूनिट एंड क्वांटिटीज क्या होता है। ये प्योर 11th के लिए एकेडमिक का क्लास होगा। ठीक है। तो चलो बच्चा, यहाँ पे हम देखते हैं आगे आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है 11th में, वो आपका है ये आपका यूनिट्स एंड आपका है यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चा देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आपका यूनिट्स एंड क्वांटिटीज 11th के लिए यूनिट्स एंड क्वांटिटीज चैप्टर है। और इसके पहले आपका सारी चीज फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाया गया, ये दूसरा लेक्चर है। तो बेटा देखो, यूनिट में मैं एक स्टार्ट में डिस्कशन कर देता हूं। जनरली हम देखते हैं लंबाई मेजर करते हैं, लेंथ। ठीक है, लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है। मास को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमने कई सिस्टम बना दिया है। ठीक है, एक तरह से कई सिस्टम बना दिया है हमने, जिसको हम कहते हैं पद्धति। लेंथ का मतलब होता है बच्चों लंबाई, मास का मतलब होता है द्रव्यमान और समय का मतलब हो, टाइम का मतलब होता है, तो सबको पता है, समय। ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। तो बेटा देखो, कभी ऐसा होता है कि हम लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लंबाई को हम कभी कभी मीटर में मेजर करते हैं और मास को हम कभी कभी क्या करते हैं, किलोग्राम में अगर मेजर करते हैं, और टाइम को अगर हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इनका जो होगा, सबका पहला लेटर अगर हम इसको लिखें, तो बेटा देखो इसका पहला लेटर क्या है, एम। किलोग्राम का पहला लेटर है के और एस का पहला लेटर है एस। तो ये हो गया एमकेएस सिस्टम बच्चों। इसका मतलब एमकेएस सिस्टम में आपका लंबाई मीटर में मेजर किया जाएगा, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
बेटा देखो अगर लंबाई को हम सेंटीमीटर कर दें, सेंटीमीटर में मेजर कर दें, ठीक है, किलोग्राम की जगह अगर हम यहाँ पे ग्राम कर दें और सेकंड की जगह अगर हम यहाँ पे सेकंड कर दें, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सेंटीमीटर का पहला लेटर क्या होता है बच्चा, सी होता है, तो ये हो गया सी, ग्राम का पहला लेटर होता है जी, एस का पहला लेटर होता है एस, तो ये हो गया आपका सीजीएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। उसी तरह से आपका एक एसआई सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसमें भी लेंथ को हम क्या करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं, और मास को हम किलोग्राम में ही मेजर करते हैं, और समय को सेकंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका एक बहुत पुराना यूनिट था एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस, ये आपका फुट पाउंड सेकंड था, जिसको हम लंबाई को क्या करते थे, फुट में मेजर करते थे, इसको क्या करते थे, पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम को क्या करते थे, सेकंड में मेजर करते थे। तो आप ये जान लो बेटा इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो सभी बच्चों को पता है। अब इसमें जैसे आपका ये कह दिया, कभी क्वेश्चन ये आ गया, आपका ये क्वेश्चन कह दिया कि भाई वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप यूनिट बताइए क्या हो जाएगा, एमकेएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में। तो बेटा देखो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। अच्छा विस्थापन क्या होता है, एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जहां से आप चलते हैं, जहां पहुंचते हैं उसके बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में विस्थापन क्या हो गया, एक तरह से लेंथ हो गया, और अगर ये लेंथ हो गया तो लेंथ का यूनिट अगर हम एमकेएस में लिखना हो, हमें अगर हमें एमकेएस सिस्टम में लिखना हो बच्चा, तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम किस में लिखते हैं, लेंथ को लिखा जाता है मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा। चलो इसको हम इधर से कर देते हैं ऐसे, एमकेएस और सीजीएस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में हो तो बेटा वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, हमें जानते हैं वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, और लेंथ का यूनिट जो होता है वो एमकेएस सिस्टम में मीटर होता है, जबकि सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मीटर अपॉन समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो बेटा एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। सीजीएस में लिखोगे बेटा, सीजीएस में क्या होता है, लंबाई का क्या होता है, सेंटीमीटर, तो सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो ये हो गया इनका सीजीएस में मात्रक हो गया। तो इस तरह से इनका सीजीएस सिस्टम का जो मात्रक होता है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी चीज है, और कंपटीशन के पर्पज से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन, हो सकता है कभी उठा दे, लेकिन आज तक तो नहीं उठाया, इतना इजी भी नहीं पूछेगा, कंपटीशन का लेवल इतना भी नीचे नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब इससे बड़ा हम जानते हैं, हम सबसे छोटी लंबाई मिलीमीटर में मेजर करते हैं, फिर सेंटीमीटर में करते हैं, जो आपके पास स्केल होता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, मीटर किलोमीटर में मेजर करते हैं, फिर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। भाई हम किलोमीटर में जैसे कह दिया पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो क्या 2-4 किलोमीटर थोड़ी ना जो हम इसको लिख देंगे कि इतना किलोमीटर हो गया, तो उसका कोई हम अलग यूनिट बनाएंगे, तो वो सब चीजें पूछी जाती है जो मेन है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस इससे क्लियर होता है। इसके बाद हम आपको जो है आगे बताते हैं यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो बेटा देखो इसमें स्टैंडर्ड जो होता है, सबसे पूछा था लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है, ये सब आप इसको पता है। तो जो मेन कंपटीशन के पर्पज से है, कंपटीशन में जो पूछा जाता है उसको आप पढ़ेंगे। तो वहां पे आता है पहला, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ माने लंबाई के मात्रक, ये होता है लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक। तो बच्चों देखो लंबाई का मात्रक क्या क्या होता है, इसके बारे में अगर हमें डिस्कशन करना हो तो मैं इसको ये डिस्कस कर सकता हूं। देखो लंबाई में सबसे पहले आप जानते हैं माइक्रो, पिको, नैनो, फेम्टो, एक्टो, ये सब क्या होता है। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, नैनो आ जाए 10⁻⁹, पिको होता है 10⁻12, ठीक है। हम ऐसे चलते हैं प्रीफिक्स पे जनरली, यहाँ पे माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो,
तो माइक्रो क्या होता है बेटा, मिली आता है, तो मिली तो आप जानते ही, मिली तो हर कोई बच्चा जानता है। 10⁻³ पहाड़ा है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18। तो ये आपका होता है, जैसे कह दिया 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना होगा, 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होगा, 10⁻9। 1 पीको में कितना होगा, 10⁻12। 1 फेम्टो में क्या होगा, 10⁻15। एक्टो में ये होता है, ठीक है। उसी तरह से किलोग्राम, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एक साथ चला जाता है, तो वो पावर प्लस में होता चला जाता है। तो माइक्रो आप देख रहे हैं 10⁻6 से बहुत छोटा यूनिट होता है। तो इस तरह से इसके बारे में हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो, इस तरह से हम जब चलते हैं तो यहाँ ये लिखते हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है बेटा, सबसे पहला अगर ये कह दिया जाए आपसे फर्मी, फर्मी, तो फर्मी लंबाई का मात्रक ये क्या मेजर करता है, तो बेटा फर्मी जो होता है वो मात्रक जो है वो न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस, नाभिकीय दूरी को मेजर करता है। ये होता है आपका नाभिकीय दूरी। तो बेटा देखो फर्मी जो होता है वो नाभिकीय दूरी को मेजर करता है। और नाभिकीय दूरी क्या होता है, आप जानते हैं किसी एटम में एक न्यूक्लियस होता है बच्चा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है। तो ये नाभिक बोला जाता है, यही नाभिकीय दूरी होता है टोटल। और 1 फर्मी में कितना होता है, तो 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻15 मीटर। माने ये बहुत कम वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो फर्मी जो होता है नाभिकीय दूरी को मेजर करता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसमें डिस्कशन करूं कि एंगस्ट्रॉन क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन फर्मी कौन सी दूरी मेजर करता है, नाभिकीय दूरी, न्यूक्लियर डिस्टेंस। एंगस्ट्रॉन क्या करता है, एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ को मेजर करता है, तरंग दैर्ध्य को मेजर करता है, वेवलेंथ। अच्छा बेटा देखो वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य होता है। अच्छा तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बेटा वही होता है जैसे आपका मान लिया एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, एक रस्सी एक किनारे पर बांध दीजिए, दूसरे सिरे से ऐसे पकड़ के हिलाइए, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिस्ट या श्रिंग, इसको बोलते हैं क्रिस्ट या श्रिंग। दो लगातार क्रिस्ट के बीच का जो दूरी होता है, वेव जब चलती है, जब वेव आगे प्रोपोगेट करती है, तो वैसे सिचुएशन में डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रॉ इज कॉल्ड वेवलेंथ। माने 2 लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होता है। तो तरंग दैर्ध्य एक तरह से दूरी है। और 1 एंगस्ट्रॉन में बच्चा जो होता है ये होता है 10⁻10 मीटर, ये इनका मान होता है, वैल्यू होता है। इसके बाद हम इस पे आते हैं सी। अब इस पे बेटा हम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आते हैं, जिसको खगोलीय दूरी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको शॉर्ट में एयू लिखा जाता है। बेटा ये क्या करता है, इसका नाम ही है खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। तो बेटा ये खगोलीय दूरी क्या है, आप जानते हैं खगोलीय पिंड होता है, माने बड़े बड़े जो ग्रह उपग्रह इनके बीच की दूरी, इसका मतलब बड़ी दूरी मेजर करता है। तो ये लार्ज डिस्टेंस मेजर करेगा, लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस में आप ये कह सकते हो बड़ी दूरी का मतलब ग्रह उपग्रह इन सब के बीच की दूरी को भी ये मेजर करेगा, ठीक है। और इनका मान जो हो जाता है बेटा वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बराबर लगभग होता है 1.5। एक्चुअली ये होता है 1.49 समथिंग होगा, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बेटा बहुत होता है, 10 पे घाते 11 मीटर बहुत होता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है बच्चा यहाँ पे, एक एस्ट्रोनॉम 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका ये होता है, ठीक है। ये आपका होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। आप इसको अच्छे से सुनिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे ये होता है आपका ये। इसके बाद आपका चौथा आ जाएगा,
रहा था ये चौथा हो गया। चौथा आपका जो होता है बेटा वो होता है लाइट ईयर, जिसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश वर्ष। देखो एक्चुअली जो बच्चे कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तो मैक्सिमम अभी तक यही पूछा गया है, एनडीए में कई बार रिपीट हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी रिपीट हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। एक्चुअली जो नहीं पढ़ा है वो समझ लेता है प्रकाश का मतलब प्रकाश होता है और वर्ष का मतलब बेटा समय से समझ लेता है, इसलिए गलत मार देता है। जबकि ये क्या है, दूरी का मात्रक है, किसके, ग्रहों के बीच, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स। तो ये ग्रहों के बीच की दूरी को मेजर करता है। आपका 1 लाइट ईयर बराबर होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। माने बच्चा देखो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू है 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये 10⁻11 है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका क्या है, 10⁻11 है और ये 10⁻15 है। इसका मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा यूनिट है, ठीक है। अब इसमें हम अगला आते हैं, डिस्कस करते हैं कि पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है। तो आपका जो पांचवा होता है बेटा वो होता है पारसेक, पारसेक, ठीक है। बेटा देखो पारसेक जो होता है इसको हिंदी में भी कहते हैं पारसेक। पारसेक जो होता है ये होता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब देखो पैरालैक्टिक सेकंड जो होता है वो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है और 1 पारसेक बराबर जो होता है वो 1 पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड ये लगभग बराबर होता है 3.26 टाइम लाइट ईयर। मानिए प्रकाश वर्ष का लगभग 3.6 गुना होता है। तो सबसे बड़ा जो मात्रक होता है लंबाई का वो क्या होता है बेटा, पारसेक होता है। पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि पारसेक किसका मात्रक है, लाइट ईयर किसका मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका मात्रक है और एंगस्ट्रॉन किसका यूनिट है, फर्मी किसका यूनिट है। या एक साइड में आपका दे देगा फर्मी, एंगस्ट्रॉन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरे साइड दे देगा नाभिकीय दूरी, तरंग दैर्घ्य, सबसे बड़ा मात्रक है ना। तो मैचिंग कराने के लिए आ जाएगा। ये आपका 19 या 20 में एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा ये देखो एनडीए सीडीएस सभी के पर्पस इंपॉर्टेंट, ये जीके का टॉपिक भी बन जाता है। ये भले ही 11th का ये सिलेबस है पर ये जीके का भी टॉपिक है और आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको समझ के पढ़िए आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो लंबाई के इतने सारे मात्रक है, इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मात्रक का जो है यही मेन है। ये नहीं पूछेगा कि लंबाई का एमकेएस में क्या होगा या सीजीएस में क्या होगा, बेटा ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चों वाली बात है। जो कंपटीशन का सेक्शन है वो आपका ये है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से समझ लीजिए और इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप जो है फिर से इस वीडियो को देखिएगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे मात्रक पे। ये चीजें हैं। तो बेटा देखो दूसरा हम आते हैं यहाँ पे आपका। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है। दूसरा माने यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है। देखो हमने लंबाई का मात्रक पढ़ लिया, अब द्रव्यमान के मात्रक पे आते हैं। तो द्रव्यमान में बेटा देखो जैसा कि हम ये जानते हैं कुंटल होता है, आप ये जानते हैं क्विंटल। तो आपसे कह दिया जाए एक, ये तो सबको पता है यार, किलोग्राम, ग्राम, कुंटल, टन, मीट्रिक टन, ये सब तो सबको पता है। तो एक कुंटल में कितना ग्राम होता है बेटा, 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम गेहूं अगर आपने वेट कर लिया, इसका मतलब आपने एक कुंटल वेट कर लिया। दूसरा चीज 1 मीट्रिक टन अगर आ गया, मीट्रिक टन, बेटा अगर 1 मीट्रिक टन आ गया तो ये होता है 1000 किलोग्राम। इकाई सैकड़ा, ये गलत लिख दिया, 1000 किलोग्राम होता है, माने 10 कुंटल होता है, ठीक है। दूसरा चीज इनका एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, इनका एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, ये होता है आपका, कहाँ गया ये होता है इनका, बड़ा देखो ये हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट।
इसको शॉर्ट में बोला जाता है AMU। तो आपसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है बेटा ये बनता है, ये तो सबको पता है यार, हर किसी को पता है। AMU लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये क्या होता है? ये लगभग एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका वैल्यू जो होता है बच्चा वो आपका हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। अगला इनका जो होता है बेटा, ये पहला था, ये दूसरा मान लिया, ये तीसरा मान लिया, चौथा होता है चंद्रशेखर यूनिट बोलते हैं उसको, चंद्रशेखर यूनिट। बेटा देखो चंद्रशेखर यूनिट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चंद्रशेखर यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है, माने लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान का बेटा सबसे बड़ा मात्रक होता है, और मैं आपको बता दूं ये कितना होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो हो जाता है आपका ये लगभग होता है एक जो चंद्रशेखर लिमिट होता है, इसका मास जो होता है वो लगभग होता है बच्चा ये होता है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, या लगभग इसको हम बता सकते हैं कि ये 1.4 गुना मास ऑफ सन होता है, माने सूर्य से भी बड़ा होता है। ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना होता है। ये होता है आपका चंद्रशेखर सीमा। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा होता है, चंद्रशेखर लिमिट होता है। और सेक किसका यूनिट है बच्चा? तो अगला हो गया आपका सेक, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेक इज द यूनिट ऑफ टाइम। बड़ा देखो सेक समय का मात्रक होता है, 1 सेक ये आपका हो जाता है 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 सेक में जो समय होता है वो आपका बेटा होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। दूसरा चीज बेल या डेसिबल कहा जाता है। तो बेल हिंदी में भी बेल कहते हैं और डेसिबल भी उसका यूनिट होता है। तो बेल या डेसिबल जो होता है इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो बेटा देखो बेल या डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ये कई बार आपका पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। सेक किसका मात्रक होता है? सेक समय का मात्रक होता है। आपसे पूछ लिया जाए हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज HZ। तो बेटा हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये आपका CDS के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, NDA के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। अब NDA या CDS में मैं आपको ये यूनिट नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसी को पढ़ लीजिए, ये पर्याप्त है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूनिट का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ये यूनिट आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर न समझ में वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। बेटा देखो जैसा कि आपका टॉपिक में लिखा था यूनिट एंड क्वांटिटीज, तो यूनिट तो डिस्कशन हो गया, क्वांटिटीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेटा देखो क्वांटिटीज को हम कहते हैं राशियां। क्वांटिटीज को हम कहते हैं राशियां। बेटा देखो राशियां 2 प्रकार से होती हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं मूल राशियां, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो बेटा देखो मूल राशियां होती हैं और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो मूल राशियां क्या होती हैं मैं आपको बता दूं, एग्जांपल बता देता हूं। बेटा देखो बोलते हैं ना इसको फंडामेंटल सिखाइए, ABCD सिखाइए। तो कोई बच्चा फंडामेंटल ABCD सीखता है, उसके बाद A फॉर एप्पल सीखता है, B फॉर बॉल सीखता है, C फॉर कैट सीखता है, तो फंडामेंटल हो गया। मतलब इससे आगे बनेगा वो किसी से नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब इसका डिफिनेशन हो गया, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो खुद में स्वतंत्र होती हैं, ये किन्हीं से बनती नहीं बल्कि इनसे दूसरी राशियां बनती हैं।
जैसे एग्जांपल कह दिया जाए लंबाई, लंबाई बेटा देखो अकेले है, स्वतंत्र है, ये किसी फार्मूले से नहीं बनता है। जैसे कह दिया जाए मास, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी फार्मूले से नहीं बनता है। लेकिन वही कह दिया जाए एरिया, क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्षेत्रफल जो होता है बच्चा वो लंबाई और चौड़ाई से बनता है, इसलिए एरिया आपका क्या है, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये बन रहा है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी राशियां जो खुद में स्वतंत्र हो, किसी से न प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं मूल राशि। और इन राशियों को मापने वाला जो मात्रक होता है वो होता है मूल मात्रक। और ऐसी राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और इन राशियों को मापने वाला जो मात्रक होता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। माने इंग्लिश में अगर इसको कहें तो ये कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अदर क्वांटिटीज एंड द यूनिट विच मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज नॉट फ्री क्वांटिटी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द यूनिट विच मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो बेटा अगर इनका एग्जांपल लिखेंगे तो इनके एग्जांपल में आता है एक कोड वर्ड है आपका, जो अक्सर बच्चों को क्लास में पढ़ाया गया है, वही लिखूंगा यहाँ पे। ये है 10 ताल का बीज। ठीक है बेटा, देखो का को साइलेंट कर देते हैं और ये कर देते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा 10 ताल का बीज व पदार्थ की मात्रा, इसमें आपके सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनका यूनिट भी है। कैसे, देखो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। देखो 10 से होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मास। तो मास आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 10 से क्या होता है, समय, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। तो आपका ये समय क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ता से क्या होता है बेटा, ताप, ताप को इंग्लिश में कहेंगे टेम्परेचर। ये आपका बच्चा जो है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ल से आपका होता है लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। का साइलेंट है। वी से होता है बच्चा विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ज से होता है बच्चा यहाँ पे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ये हिंदी में लिखा हुआ पदार्थ की मात्रा, इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा देखो राशियां कुल कितनी हो गई, 7। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों राशियां जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं। इनसे कोई दूसरी राशियां नहीं प्राप्त होती हैं, इनसे दूसरी राशियां प्राप्त होती हैं, बल्कि किन्हीं और से नहीं प्राप्त होते। और इन क्वांटिटीज को मेजर करने वाला जो यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। तो यूनिट की बात अगर मैं करूं, तो अगर मैं इसको बेटा एमकेएस या एसआई सिस्टम की बात करूं, तो मास को हम किस में मेजर करते हैं बच्चा, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। तो किलोग्राम आपका क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। लेंथ का क्या होता है बच्चा, लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, तो ये क्या हो गया, मीटर। 2 हो गया। तीसरा चीज ल्यूमिनेट इंटेंसिटी को हम मापते हैं बेटा कैंडेला से, कैंडेला। तो ये आपका कैंडेला हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है आपका मोल, तो मोल हो गया इसका फंडामेंटल यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मापते हैं बेटा, एम्पियर में मापते हैं, तो एम्पियर क्या हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट या मोल मात्रक। टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं बच्चा, केल्विन में नापते हैं, केल्विन। तो केल्विन क्या हो गया यहाँ पे, केल्विन हो गया आपका मूल मात्रक। और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में, तो सेकंड इनका हो गया मूल मात्रक। तो आप देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 6 है, तो फंडामेंटल यूनिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी 7 जो क्वांटिटीज है इसे हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट है इसे बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा बेटा हमारे 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, जिसको कहते हैं पूरक। इसमें एंगल एक होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में कोण। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, रेडियन, रेडियन। ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसको हम कहते हैं घन कोण,
घन कोण, इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो इस तरह से आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसा होता है, फंडामेंटल यूनिट ऐसा होता है जिनसे अदर क्वांटिटीज बनेंगी, लेकिन ये किसी से नहीं बनता, ये अपने आप में फ्री होता है। ठीक है, अब सेकेंड आता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात आती है। ठीक है, तो बेटा देखो डिराइव्ड का मतलब क्या हो गया, डिराइव्ड की बात हम जब करते हैं तो ये बनता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देख लें, ये कह दिया जाए एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई से बन रहा है, इसका मतलब मूल नहीं है, तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशि, ये फंडामेंटल से बन रहा है। दूसरा अगर हम कहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आयतन और क्षेत्रफल दोनों को हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, माने व्युत्पन्न राशियां, माने जो मूल राशियों से जो राशियां बनेंगी उसको व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर, और इसका मीटर 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 ये क्या हो जाएगा बच्चा, मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा बच्चा, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब व्युत्पन्न राशियां कैसी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं और इनको मापने वाला मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज दैट क्वांटिटी व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट व्हिच मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो आपका क्षेत्रफल, आयतन, बल क्या होता है, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण से बनता है, ये भी आपका डिराइव्ड है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये भी इससे बनता है, ये भी डिराइव्ड है। मतलब उन 7 को छोड़ करके सारे क्वांटिटीज आपके जो दिख रहे हैं वो आपके डिराइव्ड है या व्युत्पन्न राशियां हैं, और उनको मापने वाला यूनिट व्युत्पन्न मात्रक है। तो बच्चों आज आपका 11th का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़े, और ये सभी पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से क्लियर करें, ये अलग से वीडियोस का एनडीए में नहीं बनाया जाएगा, ये पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।